हम जा रहे हैं, जिस मेथड के थ्रू सीखेंगे उसे हम कह रहे हैं बाय बॉन्ड एनर्जी डेटा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही आता है बच्चों के जहन में, जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते उनके जहन में क्वेश्चन यही आता है कि भाई जब डेल्टा एच ही निकालना है, इंथैल्पी निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, कब कौन सा मेथड अप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। मेरे बच्चे यही इसी की चीज का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, और यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इजी। ये तो क्वेश्चन तुम्हें एक बार समझ में आ जाए तो इजी लगेंगे। अभी तुम लोगों ने मेरे साथ ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, अगर तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी भी होगी ना टुवर्ड्स द एंड, तो फिर तुम्हें कार्बन जो ज्यादातर इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस आते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर वगैरह बनाना भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है वो पार्ट, लेकिन इवेंचुअली वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बॉन्डिंग में, हम बॉन्ड एनर्जी बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ना। हाँ भाई, बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक बॉन्डिंग में आया था। इंशाल जवाब दे दो बेटा, इंशाल रसूल का जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई? जी जी सर, आया था। आया था ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या चीज होती है, इसका थोड़ा आइडिया तो यूसुफ हमें होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी, फातिमा आसिम याद आ रहा है कुछ? बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है भाई? नाम से जाहिर हो रहा है। आफरीन मेमन, क्या होनी चाहिए बॉन्ड इंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ये ओ लेवल में भी था, ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। अब आप उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप देंगे, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। सारा इनपुट देना पड़ेगा बेटा। अगर दो एटम्स में, मिसाल के तौर पर क्लोरीन और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को मैं तोड़ना चाहता हूं, तो हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस होता है। ओ लेवल याद करो। बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी भी चीज को तोड़ना हो तो हमेशा कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद आ रहा है? सारा इनपुट देना पड़ेगा, ईमान इनपुट देना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडो थर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। तो जहां पर हम बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एटम्स को एनर्जाइज करेंगे ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके, एंड जो भी एक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी हम यहां पर सप्लाई करेंगे टू ब्रेक दैट बॉन्ड, उसे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? आत्मा, यस यस सर। सर। आफरीन, ईमान, यस। सारा, यूसुफ, क्लियर है ये बात? यस। अब अगर तुम थोड़ा सा ओ लेवल याद करो, यूसुफ बेटा इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता था, और वो था रिवर्स मेथड। कि अगर हम इसको बॉन्ड ब्रेकिंग पे नहीं बल्कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिस्क्राइब करना चाहें, तो कैसे करते थे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स। देखो, दोनों कॉन्सेप्ट्स में बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क किस चीज का है? ईमान, कैन यू वो स्पॉट द डिफरेंस? दोनों में फर्क जो है ना, वो कॉन्सेप्ट का नहीं है, बल्कि एक जो है विद रेफरेंस टू बॉन्ड ब्रेकिंग डिस्क्राइब हो रहा है, और एक विद रेफरेंस टू बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्क्राइब हो रहा है। यस और नो? यानी अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यस का सर। बॉन्ड बन रहा है, और दूसरी जगह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें तोड़ना है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 412 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 412 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम ये बॉन्ड तोड़ रहे होंगे, तो ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। और अगर ये ही बॉन्ड बनेगा टू फॉर्म H2, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी, बोलो बेटा, रिलीज। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी, अरे बोलो भाई, रिलीज। रिलीज हो जाएगी। रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब ओ लेवल का कनेक्शन है। न्यूमेरिकल पे उसी वक्त जाएंगे जब ओ लेवल वाली बात याद आ जाएगी। इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इंशाल बोलना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक। हमेशा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है। इंशाल फातिमा बेटा, इनपुट कम आ रहा है, इनपुट मुझे ज्यादा चाहिए होता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। मुस्तफा, तुम लास्ट क्लास में दरमियान में कहां चले गए थे? मुस्तफा, जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
अरे यार, तो उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग मांग लेता है बंदा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तुम बिल्कुल मुझे ढीले ढीले लगने लगे हो, अच्छे खासे ठीक ठाक चल रहे थे, क्या हो गया? किसी की नजर लग गई है क्या? पहले तो ठीक ठाक पता थे, है। अच्छे अटेंटिव बच्चे थे, पता नहीं क्या हो गया, मैं तुम्हें बड़ा ढीला पा रहा हूँ। क्या सीन है? ऐसा नहीं करो बेटा। और कभी हो जाता है, इंटरनेट का किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मतलब रिकॉर्डिंग मांग लेता है आदमी, थोड़ा सा अपनी शो करता है ईगरनेस कि भाई मेरा 7 7 चैप्टर कवर हो रहा है। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने? हमने कहा कि अब हम चैप्टर का दूसरा टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अगेन हम डेल्टा एच यानी इंथैल्पी की कैलकुलेशंस ही सीखेंगे, लेकिन बॉन्ड एनर्जी मेथड से। लेकिन बॉन्ड एनर्जी मेथड को अप्लाई करने से पहले हमने रिकॉल किया ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट कि भाई बॉन्ड एनर्जी कहते कैसे हैं। तो दो एटम्स के दरमियान जब केमिकल बॉन्ड बना हुआ होता है एंड वी वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम उसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और वाइस वर्सा क्या, कि अगर दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो जो एनर्जी उस फॉर्मेशन में रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो इसमें अगर ओ लेवल्स की स्टेटमेंट याद करें तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जब भी याद रखें कि तोड़ना होगा किसी चीज को, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक्सोथर्मिक होता है। इट इज द वैल्यू विच रिमेन्स द सेम। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है तो 412 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर इन्हीं का बॉन्ड फॉर्म हो तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? जी, 9 बच्चे क्लास में मौजूद हैं। आफरीन, फायदा, फातिमा, सारा, नो सर। मुस्तफा, नो इंशाल, सर। ईमान। क्या ये बात नो समझ में सर। आती है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यस सर। देते हैं दैट इज बॉन्ड एनर्जी, और जब वही बॉन्ड बनता है दैट सेम शिट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ द नेचर, एंडो एंड एक्सो, नॉट द वैल्यू। वैल्यू रिमेन्स द सेम। फातिमा, एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल पे ले जाने से पहले सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो, अब जब हम कोई रिएक्शन देखते हैं, इंशाल जाग जाओ, तुम नींद में हो क्या इंशाल? आज तुम्हारा इनपुट मजेदार नहीं आ रहा। इंशाल, रसूल, नहीं सर। हाँ जागते नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं कागज हूँ। और वो कहा है तुम्हारा दोस्त अमान? पता नहीं सर, वो आ नहीं है क्लास में। कहाँ है? क्लास में नहीं है। ताहा गए में फैमिली लंच पे। एक तो ताहा की फैमिली में पता नहीं इतने लंच कैसे होते हैं यार, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। हर दिन हर सैटरडे संडे लंच और हर सैटरडे संडे डिनर, फैमिली डिनर। ठीक ठाक फैमिली चल रही है उनकी। भारत, तो बेटा जब किसी रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वी डू हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं लेफ्ट साइड पर होती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो राइट साइड पे होती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो याद रखिए, आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि जब रिएक्शन को लिखते हैं तो या तो वो रिएक्शन अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा होता था आप क्या कहते थे? एंडो है। जब नेगेटिव साइन के साथ लिखा होता था आप क्या कहते थे? बोलो बेटा। एक्सो। 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 मजे की बात क्या है, ये ओ लेवल्स की कॉन्सेप्ट है, ये सारे भी ओ लेवल्स का रिकॉल कर रहा हूं कि अब ऐसा नहीं होता कि किसी रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बल्कि ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड पुराने, देखो रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और टूट कर एटम्स नए तरीके से जुड़ते हैं, नए बॉन्ड बनाते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। एक प्रोसेस में, एक रिएक्शन में हम देखते क्या है कि रिएक्टेंट साइड पर जो पुराने बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। और प्रोडक्ट साइड पर न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं? बोलो बेटा। फॉर्म। फॉर्म होते हैं। फॉर्म। तो क्या ये बात समझ में आती है? कोई लॉजिकली बहुत मुश्किल बात नहीं है। इन एनी रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पर हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट साइड पर हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इन अदर वर्ड्स, क्या मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट साइड पर प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है और प्रोडक्ट साइड पर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है? यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एनर्जी इन्वेस्ट होती है और यहां एनर्जी रिलीज होती है? अबे हाँ ना बोलो। यस यस सर। सर। अब हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? बड़ा सिंपल सा गेम है भाई। आपने कारोबार किया, पैसा इन्वेस्ट किया, अब प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट ज्यादा आ गया इन्वेस्टमेंट से, आप कहते हैं ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। अगर आपने देखा कि यार जना जितना पैसा लगाया था उतना भी नहीं मिला, तो आप कहते हैं नेगेटिव हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, फिर एनर्जी रिलीज भी होती है, तो अब आप नेट रिजल्ट देखते हैं। नेट रिजल्ट क्या, कि आपने कितनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी और कितनी एनर्जी मिली। अगर आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दी है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है?
एंडोथर्मिक हो जाता है। और अगर आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, यानी जो बॉन्ड टूटे थे वो कमजोर बॉन्ड थे, कम एनर्जी पे टूट गए, और जो बॉन्ड बने हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बने हैं, तो आप कहेंगे ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ईमान, सारा ये बात समझ में आती है कि जब आप किसी रिएक्शन को करवाते हो तो उसमें बॉन्ड टूटते यस भी हैं, सर। बनते भी हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू लुक, कैसे डिसाइड होता है कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, कि आप देखते हो कि उस रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में गई है या ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो पुराने बॉन्ड टूटे हैं वो ज्यादा एनर्जी लेके टूटे हैं, या जो नए बॉन्ड बने हैं वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बने हैं। तो जिस तरफ पलड़ा भारी होता है हम कहते हैं कि भाई यही यानी अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है हम कहते हैं रिएक्शन एक्सो है, अगर ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है तो हम क्या कहते हैं, रिएक्शन एंडो है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। ओके यस सर। ओके मेरा बच्चा। ईमान, तुम्हें समझ में आ रहा है? ईमान, इनपुट क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? समझ आ रहा है सर। इजी लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ये हेसेस लॉ से बहुत आसान है ये। जी जी सर, अच्छा, इजी अब है। होता क्या है, इस टॉपिक में गड़बड़ है। जब बच्चे आप लोग पास पेपर करोगे ना, तो पास पेपर में कहीं कहीं जाकर, अच्छा, रिएक्टेंट के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है H1, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट के लिए H2। तो जब आप पास पेपर में जाके देखोगे ना, कहीं कहीं पर उसने H2 माइनस H1 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है इस डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए, और कहीं कहीं पर उसने H1 प्लस H2 का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स कहीं पर H2 H1 फॉलो कराते हैं, कहीं H1 प्लस H2 कराते हैं। मैंने इस चीज पर बड़ा गौर किया अपने शुरुआती टाइम में कि यार ये गड़बड़ गया, ये H2 माइनस H1 का क्या सीन है और H1 प्लस H2 का क्या सीन है। तो पता ये लगता है कि लॉजिकली स्पीकिंग दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। This statement is always correct. In order to apply this shit, you need to understand the question, or depending upon the question or depending upon the values given with positive or negative sign, this may or may not work in every situation. इसीलिए हम अपने बच्चों को ही कहते हैं कि भाई आप बाय बुक चले जाओ, इसको छोड़ दो, बाय बुक चले जाओ। बुक के अंदर भी अगर हम अपने स्टेटमेंट को देखते हैं तो बुक के अंदर भी इस टॉपिक में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस्तेमाल किया गया है वो यही वाला है। तो हम माइनस वाले फॉर्मूले पे कभी भी नहीं जाएंगे, हम हमेशा इस फॉर्मूले पे रहेंगे क्योंकि लॉजिकली यही करेक्ट है। इस और इररेलेवेंस ऑफ डेटा है कि डेटा कैसा भी दिया हो, आप ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर गलत कभी भी नहीं आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। अभी मैंने कहा कि रिएक्टेंट के अंदर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट साइड पर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी इन्वेस्ट होती है, प्रोडक्ट साइड पर एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सी साइड ज्यादा हुई है? जाहिर है दोनों का हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, दोनों को सम अप करेंगे कि भाई कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दोनों का जो हम सम अप करके पता चलेगा कि यार रिजल्ट नेट में पॉजिटिव है या नेट में नेगेटिव है। तो इसी कॉन्सेप्ट को डेल्टा एच के फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे किया जाता है कि अगर अब हम इंथैल्पी निकालने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस amount of energy released in bond formation। भाई यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना हमने। और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज का जो सिंबल रखा हुआ है हमने वो क्या है, H1, और इसका जो सिंबल रखा हुआ है वो क्या है, H2। तो यहां से ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है। अब इसमें दो तीन बातें समझ लें। पहली चीज, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप H1 प्लस H2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप हमेशा इसकी स्टेटमेंट यहीं से शुरू करेंगे कि डेल्टा H इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी ये वाली साइड कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिएक्टेंट साइड को, और ये वाली प्रोडक्ट साइड को। तो इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड देन आप उसको सिंबलाइज करेंगे H1 प्लस H2 को। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। यहां जो डेल्टा H हमें कैलकुलेट करनी होगी उसके लिए हम सिंपल, कोई हेसेस लॉ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि सिंपल वैल्यू इस्तेमाल होंगी। H1 प्लस H2 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए। अब इन तीनों में से कोई भी अननोन वैल्यू होगी तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ जाती है? लेट मी रिकॉल। हमने बताया कि इस चैप्टर के आज दूसरे टॉपिक को हमने स्टार्ट किया जिसमें अगेन हम एंथैल्पी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, लेकिन अब डेटा और रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम बॉन्ड एनर्जी मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? हमने रिकॉल किया कि बॉन्ड एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड
और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, यानी द वैल्यू ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन, और जब वही बॉन्ड बन रहा होता है द सेम वैल्यू इज रिलीज। फर्क ये होता है कि उस बार वो रिलीज हो रही है। दैट इज व्हाई वी हैव सेड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। दोनों के अंदर जो नेट चेंज एनर्जी का आता है कि इन्वेस्ट कितनी हुई एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में और रिलीज कितनी हुई एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोनों को हम सम अप करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल एनर्जी इन्वेस्ट ज्यादा हुई है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है, और ओवरऑल रिलीज ज्यादा हुई है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, और इसी को हम मैथमेटिकली फॉर्मूले पे कन्वर्ट कर देते हैं। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? भाई बात समझ में आ गई? क्वेश्चन की तरफ चलें? चलें, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब देखो ये आ जाता है सवाल यहां पर कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हेसिस लॉ अप्लाई करना है, या बच्चे को कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड एनर्जी का डेटा अप्लाई करना है। जरा हेसिस लॉ के क्वेश्चंस में ईमान जरा झांक के देखें यूसुफ, जब वहां पर कोई भी सवाल आता था कि भाई इंथैल्पी ऑफ ये निकालें, इंथैल्पी ऑफ निकालें, तो डेटा गिवन होता था अलग से या नहीं होता था? भाई फॉर्मेशन, कंबशन, इस तरह का डेटा गिवन होता था? इंशाल, मुस्तफा, सारा, ईमान? जी सर, डेटा गिवन था। जितने भी जी क्वेश्चन सर था। आपने किए थे जहां पर इंथैल, फायजा, आफरीन बेटा बोलना पड़ेगा, फायदा आज बोल नहीं रही तुम। ये देखो जितने भी जगह पर आपने कैलकुलेशंस की थी ये डेटा गिवन थे। तो बेटा यहाँ पर जब ये डेटा गिवन होते हैं इसके साथ इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन अलग से गिवन होती है, डेफिनेटली वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द हेसिस लॉ। लेकिन इन क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन ही क्या है? देखने में तो लग रहा है कि इसमें भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है, यानी कि आपको शायद आपको लगे हेसिस लॉ निकालना है, लेकिन इसमें कोई डेटा गिवन नहीं होगा, कोई भी डेटा गिवन नहीं होगा, बल्कि लिखा होगा यूज डेटा बुकलेट फॉर दी क्वेश्चन। या अगर डेटा गिवन होगा तो वो बिल्कुल ही बॉन्ड एनर्जी का डेटा होगा। तो नॉर्मली डेटा गिवन ही नहीं होता, बस लिखा हुआ है कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन बना लीजिए। क्या होती है इंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन? 1 मोल ऑफ मीथेन शुड बी कंबस्टेड टू फॉर्म व्हाट सारा? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर इसको बैलेंस करें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगा देंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। इज इट द बैलेंस इक्वेशन? यस इट इज। तो हमें इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की, और ये हेसिस लॉ से नहीं होने वाला है, क्योंकि हेसिस लॉ के लिए हमें कोई सपोर्टिव डेटा चाहिए होता है। यहाँ कोई सपोर्टिव डेटा नहीं है। ईमान, फायजा, आफरीन, बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रही है? रट्टा नहीं लगाना है मुस्तफा। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस पहले हुआ करते थे उसमें कोई सपोर्टिव डेटा गिवन था जिसे हम हेसिस साइकिल में बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई डेटा यहाँ गिवन नहीं होगा। और अगर अब जैसे डेटा बुकलेट की जगह एग्जाम ये कैम्ब्रिज ने ये कर दिया है कि इस तरह से टेबल गिवन होगा, तो मैं भी उस तरह से टेबल दे दूं, और डेटा बुकलेट से ही उठा के दे रहा हूं मैं, कोई बाहर से नहीं निकाल के दे रहा। ठीक है? और इस डेटा बुकलेट में इस तरह की सॉरी ये जो आपको टेबल गिवन होगा इसमें इस तरह की वैल्यूज होंगी। ठीक है, मैं अभी आपके सामने लगा देता हूं। इस डेटा बुकलेट के अकॉर्डिंग मैं कुछ बॉन्ड्स लिख देता हूं, वैल्यूज काम आएंगी उसकी। इसमें लिखा हुआ है भाई बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। सबसे पहले कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन की बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है, फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है, फिर O बॉन्डेड टू H की बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड एनर्जीज गिवन है। तो आए देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या क्या गिवन है, वो भी लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 350। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 610। ये बॉन्ड थेल्पी, और बॉन्ड थेल्पी किसी साइन के बगैर दी हुई होगी, बस वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, कार्बन हाइड्रोजन है 410। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, अल्लाह आपका भला करे, कहां चला गया भाई? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की है 496। कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है कितनी है भाई? 740। ठीक है, ये वैल्यूज एक बार लें क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन में काम आने वाली है। और फिर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की है 460। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की है 460। ये बेटा वैल्यूज गिवन है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज गिवन है आपको बॉन्ड एंथैल्पी की। कोई मसला यहां तक तो नहीं है? तो अब क्या ये डेटा वैसा दिया हुआ है जैसे पहले हेसिस लॉ में होता था? इंशाल, फायजा,
आफरीन, ईमान, सारा, क्या ये डेटा वैसा है जैसे पहले होता था मुस्तफा? ये नहीं बिल्कुल सर, डिफरेंट डेटा डिफरेंट है, है, बिल्कुल डिफरेंट। डिफरेंट है। नहीं कोई सर। शक में आने वाली बात नहीं है, सिर्फ इंथैल्पी ऑफ कंबशन देख के आप ही परेशान नहीं हो जाएंगे कि यार इसको कैसे करेंगे। ये तो बात चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, और ये मैं सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ ताकि आपको एक अप्रोच समझ में आ जाए। वंस यू लर्न दी अप्रोच तो इसमें फिर मल्टीपल वेराइटी है, लेकिन वो मैं अगर मैं नहीं भी कराऊँ ना, वैसे मैं करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं भी कराऊँ तब भी तुम खुद से कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब आ जाते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। बेटा जब क्वेश्चन आएगा ना सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन उतार लीजिए दोबारा से। इक्वेशन उतार लिया आपने, 2O2 gives CO2 plus 2H2O। और बेटा इस इक्वेशन को ना अब बॉन्ड की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में ब्रेक करना होगा। बॉन्ड की फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब, जो मैं शुरू में कहा था, अगर ऑर्गेनिक पड़ी होगी तो बॉन्ड्स बनाना आसान हो जाएगा। अभी के लिए तुम्हें लर्निंग स्टेज है तुम्हारा, तो आए देखें। जैसे अगर हम CH4 के बॉन्ड्स को तोड़ें तो कैसे टूटेगा? अगर मैं इसके डिस्प्लेड फॉर्मूले में चले जाऊं तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए। इसी तरह ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा बॉन्डेड होता है बेटा? डबल बॉन्डेड। 2O2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान कैसा बॉन्ड होता है? बोलते जाओ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैंने इसको डबल बॉन्ड के कोवेलेंट। बॉन्ड तोड़ दिया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हो। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया डबल हुआ होता है? बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाया होता है। डबल बॉन्ड। वाटर में क्या होता है? ये टू एज इट इज। वाटर में क्या होता है? HO और H। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये एनालिसिस समझ यस में सर। आती है? अब अगर इसी एनालिसिस को मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में यस लिखूं, सर। इसको काउंट करो ईमान। CH4 के कितने बॉन्ड है CH4 में? तो आप काउंट करेंगे तो आपको नजर आएगा 4 CH बॉन्ड है। यस और नो? यस सर। ये तो एक, ये जो है ये 2 लगा हुआ है पहले से, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज इट इज लिख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या आ गया? यहां पर CO के कितने बॉन्ड है? C डबल बॉन्ड O के कितने बॉन्ड है बेटा? एक ये वाला और एक ये वाला, कितने हुए? 2। 2। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूंगा फाइनली सिंगल बॉन्ड की लेंथ, तो कैसे लिखूंगा? C डबल बॉन्ड वो 2 है। ये 2 कहां से आया? सारा बात समझ में आई है? मुस्तफा, सारा, ईमान, इंशाल, क्या ये बात समझते हो? यूसुफ जी सर। भाई, C यस सर, डबल इक्वेशन बॉन्ड से C आई डबल है बॉन्ड के 2 बॉन्ड थे बैलेंस ना, तो करने से। इसको बिल्कुल कंडेंस करके लिखता जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह अगर वाटर में देखें तो OH का एक बॉन्ड ये रहा, OH का एक बॉन्ड ये रहा, तो कितने OH के बॉन्ड है? 2। 2। 2। और बाहर पहले से 2 लगा हुआ है, तो कितने हो गए? 4। 4। इज दैट क्लियर? ये वाली फॉर्म यस तक सर। आना समझ में आता है? हाँ भाई, ईमान, फायजा, फातिमा, बेटा बोलो। यस सर, यस। फातिमा, यस सर। सारा, यस सर। इंशाल, हानिया। अरे हानिया कहाँ से आ गई? हानिया तुम क्लास में लेट आई हो? जी सर। बेटा क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पल्ले पड़ रहा है क्या कर रहे हैं? पता नहीं तुम कब आई हो क्लास में। जी मैं समझ में आ रहा सर है क्या कर अभी रहे सर, आ गया। जी सर आ समझ आ रही है, हमने हैं? ओ लेवल्स में भी किया था। किया था ना, बस ठीक है। बस O लेवल वाले में था, सिंपल एग्जांपल्स होती थी। अब थोड़ी सी ना बड़े स्ट्रक्चर आएंगे, तो मैं सिंपल एग्जांपल से शुरू करें। अब बेटा जब यहां तक आ जाओगे ना, तो अब आप फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला क्या था डेल्टा H का? एनर्जी, बोलो बेटा। कंज्यूम, अरे बोलते क्यों नहीं हो? इन बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग। प्लस, ईमान बोलो बेटा, तुम क्या हो गया तुम लोगों को? आज बिल्कुल बेगैरत बने हुए हो तुम लोग यार। एनर्जी रिलीज इन रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। अब वैल्यूज डाल दो। H1 क्या होती है? रिएक्टेंट वाली साइड। तो इसको पूरा देख दो, क्या है रिएक्टेंट वाली साइड? सॉल्व कीजिए तुम्हें। 4CH प्लस 2। ठीक है, ये मैं P2 के लिहाज से पूरी वर्किंग समझा रहा हूँ। P1 अगर कर रहे हैं फिर तो डायरेक्ट आपको पता है क्या करना है मैथमेटिकली, तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद यहां आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2CO। ईमान, आर यू गेटिंग दिस? और 4OH। हाँ सर, ये दोबारा बता दीजिए जो आपने बताया था ना, मेरा फोन हैंग हो गया था। ये देखो, मैं इसीलिए तो इनपुट चाह रहा होता हूँ भाई। क्या बताया था मैंने? ये जो इक्वेशन थी, मैंने कहा था इक्वेशन को पहले आप डिस्प्लेड फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और ताकि आपको पता चल जाए कि इस जो कंपाउंड्स हैं उनमें कौन कौन से बॉन्ड छुपे हुए हैं। तो हमने वही किया। CH4 को डिस्प्लेड फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेड फॉर्म में लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा, वाटर को लिखा, और फिर इनकी बॉन्ड की काउंटिंग करके इनको बिल्कुल कंडेंस कर लिया कि भाई CH4 में 4 CH बॉन्ड है, ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 CO के बॉन्ड्स हैं, और वाटर में 2 OH के बॉन्ड है, 2 वाटर हैं तो 4 OH के बॉन्ड है। ये लिखने के बाद हमने वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और उस फॉर्मूले में H1 प्लस H2 है। H1 रिएक्टेंट वाली साइड थी, तो वो जो रिएक्टेंट के ऊपर बॉन्ड्स हैं उनको सबको यहाँ पर ऐड करके लिख लिया, और इसी तरह प्लस लगाया फॉर्मूले का, और प्रोडक्ट वालों को ऐड करके लिख लिया। ठीक है,
अब वैल्यू डालने का टाइम आ गया बेटा। वैल्यू यस सर। वैल्यू डालेंगे तो कैसे क्या वैल्यू डालेगी बेटा? 4 CH की वैल्यू कितनी थी बताइए? 410। अब यहाँ पर 410। मालूम है रिएक्टेंट साइड पे जो गड़बड़ होती है ना वो यही समझने, रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक। तो रिएक्टेंट साइड पे जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसका मतलब वैल्यू कैसे डलेगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और वैल्यू डलेगी पॉजिटिव साइन के साथ। यस और नो? यस सर। क्या लॉजिकल यस सर। करेक्ट है ये बात भाई? वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ क्यों डलेगी? क्लियर है? द रीजन इज यस सर। थी कि रिएक्टेंट साइड पर जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और इसीलिए प्रोडक्ट साइड पर वैल्यू जो है सी डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी? 740। लेकिन प्रोडक्ट साइड पर ये वैल्यू किस में डलेगी बेटा? माइनस में। और बच्चे ये गलती बस आपने नहीं करनी है, आपने माइनस वाली वैल्यू को माइनस में ही डालना है, क्योंकि वैल्यू में प्लस माइनस नहीं लिखा होगा। यू नीड टू रिमेंबर कि भाई प्रोडक्ट साइड पर हमेशा बॉन्ड क्या होते हैं हानिया फातिमा? फॉर्म होते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट साइड पर हमेशा हम क्या करेंगे? वैल्यू को माइनस में डालेंगे जो भी वैल्यूज होंगी। OH की वैल्यू कितनी थी? 460। तो यहां लिख देंगे माइनस का 460 और बस अब इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। भाई सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? अब तो आसान है ना, मैथ्स है। यस सर, हो जाएगा। क्या आएगा ये? 4 × 410 कितना हो गया? पूरा सॉल्व कर लिया। -688। जी सर। -6838 8 688। 688। अच्छा, -688 किलो जूल पर मोल। अब आंसर माइनस में आने से क्या पता चला कि जो भाई रिएक्शन है ये नेचर में कैसा है? एक्सोथर्मिक है। इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और जो बॉन्ड ब्रेक किए हैं उसमें कम एनर्जी इन्वेस्ट हुई है। बेटा एक बार तरीके से तुम पूरा मेथड देख लो, क्या ये मेथड तुम्हें समझ में आता है? अच्छा एक बात समझो, ये वाला जो पार्ट मैंने किया ना, ये वाला ग्रीन कलर में जो किया है, ये तुम्हारा रफ वर्क का पार्ट है। असल में एग्जाम में जो तुम सवाल करोगे वो यहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे। और जाहिर है तुम्हारी वर्किंग अगर पहले से हुई हुई है तो बस तुमने डायरेक्ट इक्वेशन बना के वैल्यू डालनी है। तो असल में इस क्वेश्चन की जो वर्किंग है वो 1 2 3 4 स्टेप की है। शुरू में जो मैंने ये बॉन्ड एनालिसिस और बॉन्ड ब्रेकिंग करके तुम लोगों को दिखाई है, ये इसलिए ताकि तुम्हें अंदाजा हो स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? 10 में से किसी को भी कंफ्यूजन है? आफरीन, इंशाल, फायजा, फातिमा, हानिया, सारा, यूसुफ, मुस्तफा, इंशाल, ईमान? नो सर, नो। ठीक नो है, सर। बिल्कुल नो इजी। सर। मेरे बच्चे अगर आप बात वाकई समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और वो है कि आप कैलकुलेट करें इंथैल्पी। और मैं थोड़ी सी मदद करूंगा आपकी क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 प्रोपेन। इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है भाई प्रोपेन की। इक्वेशन क्या होगी? C3H8 + O2 gives CO2 + H2O। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 2 6 और 4 10, यहाँ 5 आ जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्या अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हैं तो क्या आपकी वर्किंग शॉर्ट कर सकते हो आप? क्योंकि आपको पता है कि क्या हिसाब किताब होगा इसमें। सोल्यूशन में अगर हम पहले रफ वर्क की बात करें तो C3H8 इक्वेशन दोबारा कॉपी कर रहा हूं मैं, 5O2 gives 3CO2 + 4H2। तो बेटा बॉन्ड एनालिसिस एक बार देख लीजिए। C3H8 को खोल के कैसे बनाएंगे बेटा? आपने पहले 3 कार्बन बनाए 1 2 3, और उस पर 1 2 3 1 2 और 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए। या आप ए लेवल्स में ओ लेवल्स में भी कर चुके हैं। तो ये है हमारा C3H8 का स्ट्रक्चर। क्या है भाई? C3H8 का स्ट्रक्चर। यस और नो? फिर ऑक्सीजन का तो वैसे ही बनेगा। क्या होता है? अभी क्या बताया था ईमान? ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। बेटा ईमान इनपुट नहीं आ रहा, सारा बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन का तो हमेशा, अब जो बॉन्ड एक बार आ जा रहे हैं उसको तुम्हें याद रखना है कि ऑक्सीजन का क्या होगा? हमेशा डबल बॉन्ड होगा। इंशाल्लाह, आर यू गेटिंग दिस? जी सर। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में इंशाल्लाह क्या बताया था मैंने? कैसा बॉन्ड होता है? दोनों ऑक्सीजन के सी साथ डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड होता है। दोनों। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, तो राइट नाउ वो 3 मैंने ऐसे लिख दिया। और इसी तरह वाटर में क्या बताया था? कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा? HO और H। अब अगर इसको हम शॉर्ट लिस्ट करके लिखें फाइनली कंडेंस फॉर्म के अंदर, तो कौन से बॉन्ड कितने हैं बेटा? यहां काउंट कीजिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? 1 and 2। डू वी हैव 2 कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड। 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यस सुनो। 5 हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड है, सारा इनपुट नहीं आ रहा। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 CO बॉन्ड थे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां पर 8 OH बॉन्ड, यस और नो। अब आपके पास जब सारी बॉन्ड एनालिसिस आ गई, कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला स्ट्रेट अवे? ये वाली साइड H1 हो जाएगी हमारी, ये पूरी साइड H1 हो जाएगी, ये पूरी साइड H2 हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई करें, डेटा से वैल्यूज डालें, डेटा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और उससे आंसर निकाल लीजिए। जी फायजा फहीम, सारा कुछ समझ में आ रहा? जी सर, फातिमा, कर रही हूँ। आफरीन, मुस्तफा कर रहे हो? यूसुफ? जी सर करो। यस सर। करो बेटा करो, आंसर निकालो शाबाश। इंशाल, सारा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ईमान, व्हाट अबाउट यू? सारा सर समझ। करो बेटा, आंसर निकालो। देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस की गलती ना करो, बस ना करना बस, बाकी तो इजी है। सर वो वैल्यूज वाला टेबल शो कर। मैंने कहा भी था कॉपी करो वैल्यूज को। -1660 आ रहा है सर। किसने निकाला आंसर? मैंने। मैंने का नाम तो बताइए। फायदा। फायदा। -1660। और कोई बच्चा हो जो कंफर्म करे? एनीबडी जी एल्स? सर, अभी 1660 आ रहा है। ये किसने निकाला है?